ये चैप्टर वैसे हमको पढ़ना चाहिए ऑप्टिक्स के बाद। जब ऑप्टिक्स दो तरह में तुमने पढ़ी है, रे ऑप्टिक्स और किसी का स्कूल में स्टार्ट हुआ इन दोनों में से कुछ? यस सर। वेरी गुड। क्योंकि नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा स्लो चलाऊंगा मैं शुरू का इसका, थोड़ा सा तुम्हें इंट्रो दूंगा पिछले वाले का, कि वहां का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, बस कुछ ज्यादा नहीं है। देखो उस चैप्टर के बाद ये आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या है ये? दो नेचर है सर, मैटर के भी और रेडिएशन के भी, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात। तो अब ध्यान से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ पहले, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। पर उससे पहले आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एमिशन। और एमिशन भी कैसे? किसके एमिशन? इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर एक इफेक्ट को जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है जिसका नाम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी की ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कौन किसकी हेल्प से। एक तो एक्चुअल में जो ऑब्जर्वेशन हुई और एक जो वेव ऑप्टिक्स से हमें पता लगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल समझो दो ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होने चाहिए। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना और क्या? एमिशन के बारे में। तो आओ थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जब जरूरत होगी पिछले चैप्टर पर जाने की मैं अपने आप चला जाऊंगा, जब जरूरत नहीं है तब तक मेरे साथ चल रहे हैं। देखो पहली बात है इलेक्ट्रॉन एमिशन। एमिशन से आप लोग क्या समझते हैं? बाहर निकलना, इजेक्ट होना, बाहर निकलना, है ना? इजेक्ट होना या निकलना, यही समझते हो सब? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, उसी को क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन एमिशन, है ना? इलेक्ट्रॉन एमिशन, इजेक्शन ऑफ। अब वो होगा कैसे भाई? तुम्हें पता है कोई भी मेटल सरफेस है उसके पास इलेक्ट्रॉन जब है तो वो न्यूक्लियस से और अब के मेटल सरफेस से बाउंड है, राइट? मेटल के अंदर बाउंड है इलेक्ट्रॉन, तो है नहीं खाली पीली बैठा है ना? फ्री तो है नहीं बिल्कुल, और होगा भी तो वो ज्यादा नहीं होंगे। मैं उनकी बात करूं जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बाउंड है। अब इलेक्ट्रॉन जब बाउंड है वो किससे? न्यूक्लियस ने। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है सर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब इसको, क्योंकि अब मान लो न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या है सर? बाउंड है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो क्या देनी पड़ेगी हमें? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, ताकि ये बॉन्डिंग टूट जाए और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर निकल जाए। सबको समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन बाय प्रोवाइडिंग क्या होगा? एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया सर, लेकिन एनर्जी कहाँ से लाएं? अब ये एनर्जी किस किस तरीके से मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ? तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, उसी के बेसिस पर इसके टाइप्स हो गए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन एमिशन समझ में आ रहा है सबको कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी किस किस फॉर्म में दे सकता हूँ भाई? हीट की फॉर्म में दे सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन किससे एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी ले ले? हीट की फॉर्म में ले ले। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से ले ले, बिल्कुल। दूसरा पार्ट होगा लाइट। तीसरा क्या होगा? तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो किसी चार्ज पार्टिकल को तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है। तो उसके कारण फोर्स लगेगी तो उस एनर्जी के कारण वो भी निकल जाएगा सर। तो या तो क्या हो जाएगा तीसरा मेथड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहला क्या हो गया सर? हीट। फिर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा क्या हो गया? लाइट डाल दो। तीनों की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी ले लेगा। मेन मोटिव तो उसका क्या है? एनर्जी कहीं से भी मिले। उसको हीट की फॉर्म में मिल सकती है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मिल सकती है, और उसको लाइट की फॉर्म में मिल सकती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हो जाते हैं। वो टाइप्स है ये, दिख रहे? दिस मिनिमम एनर्जी, ये जो अभी पिछले मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा हूँ, दिस मिनिमम एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन बी सप्लाइड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। या आप उसको इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप बोल दो या प्रोसेसेस बोल दो, कुछ भी बोल दो। अगर वो हीट की फॉर्म में मिले तो उस एनर्जी का नाम क्या हो जाए? उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? थर्माइनिक एमिशन।
थर्माइनिक एमिशन, थर्मल मतलब हीट, तो थर्माइनिक एमिशन जब किसकी फॉर्म में होगा सर, हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मिले तो उसको क्या बोल दूंगा सर, फील्ड फील्ड एमिशन। और लाइट की फॉर्म में मिले तो क्या मिल दूंगा उसको, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटोइलेक्ट्रिक। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस यस डाउट नहीं है ना सर कि कैसे कैसे एनर्जी मिल रही है सर उसको, इस इसके फॉर्म में मिल रही है, इसके बेसिस पे उसके टाइप्स हैं या उसके प्रोसेसेस हैं। चलें आगे। यस अब ये क्या है सर, अब ये एक फोटो, अगर हम, मैंने अभी तीनों ही फैक्ट बताया ना, हम तीनों प्रोसेस में से इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो तीसरा प्रोसेस है, उसका नाम क्या है सर, फोटो। पूरे चैप्टर में वही उसी के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि उसने एक बहुत शानदार खोज दी थी, खोज करके निकाली थी, इसी के बेसिस पे हमने। आओ देखते हैं सर। सबसे पहले ये अभी के लिए भूल जाओ तुमने कुछ पढ़ा है पीछे, कैसा पढ़ा है, कुछ नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बस उसके बारे में बात करो। तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब तुम्हें सिर्फ इतना सा पता है कि लाइट आएगी और क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। चलो तो देखो अब क्या क्या हो रहा है ध्यान से। ये एक चैम्बर है बच्चे, ठीक है, उसके ऊपर एक खिड़की सी दे रखी है, विंडो, जहां से हम क्या फेंकेंगे, लाइट फेंकेंगे सर। दो टर्मिनल्स अटैच किए हुए हैं बैटरी लगा के, उसका नाम है एक का कैथोड, दूसरे का नाम क्या होगा, एनोड। एनोड। बैटरी और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, बस अभी तो कुछ नहीं किया। क्लियर है? यस कैथोड होता है वैसे मेटल प्लेट जिसके पास नेगेटिव चार्जेस हो, या अभी के लिए समझ लो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हो ना कैथोड, और एनोड को पॉजिटिव बोलते हो। या अभी तो तुम इतना भी समझ लो कि कैथोड क्या है, एक मेटल की प्लेट है। क्या है सर, मेटल की प्लेट। और तुम्हें पता है वैसे तुम देख भी सकते हो एनोड को कौन से टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ बैटरी के, पॉजिटिव, और कैथोड को नेगेटिव। तो कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जब भी आएगा तो आएगा पॉजिटिव, अभी के लिए अगर मैं चाह रहा हूं तो। लेकिन फिलहाल अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा मैं। अब मैं लाइट फेंकूंगा, कैथोड क्या है, एक मेटल की प्लेट है सर, ठीक है। अब तो ऊपर से लाइट फेंकूंगा, कैथोड एक मेटल है, तो मेटल के ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या निकलेंगे सर, इलेक्ट्रॉन। देखो कैथोड है मेटेलिक और ए भी मेटेलिक है, और वो क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो की खास बात ये होती है कि वो यूवी रेस को अंदर आने देती है, बाकी ग्लास नहीं आने देती, इसलिए क्वार्ट्ज का यूज किया। बट जो जरूरी है वो देखो, लाइट गई, देखो क्या निकल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं सबको। तो लाइट गई है और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हमें इतना तो पता ही था सर, वही हमने एक्सपेरिमेंटली कर दिया बस। क्लियर है ना सबको इतना तो? यस सर। क्वार्ट्ज देखो वो लिख दिया, ग्लास सिर्फ विजिबल और इंफ्रारेड को करता है, लेकिन क्वार्ट्ज किसको कर सकता है, यूवी को, इसलिए क्वार्ट्ज का यूज किया, बस इस खास बात नहीं थी। यहाँ पर मैंने जो लाइट, जो वर्ड क्या किया हुआ है हाईलाइट, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ो इसको। व्हेन लाइट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटेलिक कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो उसका नाम क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट हो गए सर, जहां पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है अभी, एनोड पे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट हो गए सर, पॉजिटिव नोड की। क्लियर है ना यहाँ तक? तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक था। क्लियर? चलो अब क्या हुआ सर, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया है किस्म से, अभी नहीं बोलूंगा मैं, फोटोन लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। अभी पूरी बात तो चलो, पूरी बात चलेंगे अभी, ठीक है। जो तुम 9th में फोटोन पढ़ते थे ना, वैसा ही फोटोन है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर अब एडवांसमेंट आ जाएगी, थोड़ा सा और पढ़ोगे उसके बारे में, सॉरी 10th में। अब क्या हो रहा है सर, ये एक्सपेरिमेंट तो क्लियर है, ये होना था, ये हमने पढ़ा भी था। अब एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ इतना नहीं होता ना कि कुछ करके देख लिया वो एक्सपेरिमेंट हो गया, नहीं, डिफरेंट फैक्टर्स भाई, डिफरेंट फैक्टर्स। अगर मेरे को अब बॉल को बैट के साथ भिड़ाना आ गया, क्या मतलब मेरे को क्रिकेट के बारे में सारी जानकारी आ गई क्या? नो सर। डिफरेंट फैक्टर्स पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकूंगा तो टर्न कौन सी डायरेक्शन में होगी, लेग स्पिन क्या होता है, अच्छा ऑफ स्पिन क्या होता है, ऐसे ही स्क्वायर कट का शॉट कैसे खेलते हैं, स्वीप कैसे खेलते हैं, ऊपर से कैसे मारते हैं, है ना, सब डिफरेंट फैक्टर्स होगी। सर बारिश होगी तो बताओ मेरी पिच पे क्या इफेक्ट होगा, है ना, तो मेरी पिच पे क्या इफेक्ट होगा, सब कुछ पता होना चाहिए डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो ऐसे ही
लाइट के नेचर पर और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मैं चीजों को चेंज करूंगा। किस किस को चेंज कर सकता हूँ? लाइट के बिहेवियर को, भाई लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ, ऐसे ही एनोड का पोटेंशियल बढ़ा सकता हूँ, एनोड का पोटेंशियल घटा भी सकता हूँ। तो इन चीजों से क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम इसमें पढ़े। क्लियर है सबको? मेटल प्लेट भी चेंज कर सकते हैं। मेटल प्लेट क्या कह रहे हो? मेटल प्लेट, हाँ मेटल प्लेट चेंज कर दो, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी इसको, ये तो एक्सपेरिमेंट करके हमने साइड में रख दिया। अब हम देखेंगे कि हमारी नॉलेज कितनी है। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, अब वो वहां पर जरूरी है, वो पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ा था? वेव ऑप्टिक्स। वेव, देखो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में पहले क्या पढ़ोगे? रे ऑप्टिक्स में लाइट रे है, ठीक है, न्यूटन ने बोला था कॉर्पसल्स, फिर रे वाली बात है हुई, तो कुछ फिनोमिना जैसे हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है ना, रिफ्लेक्शन तो हुआ ही था। फिर हमने आया वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा कि लाइट कैसा बिहेव करती है वेव की तरह, किसकी तरह? वेव की तरह। फिर उस पर डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना स्टडी किए, जैसे डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब डिस्कस किया। फिर हमने कंफ्यूज हो गए बच्चे, कुछ फिनोमिना तो कौन एक्सप्लेन कर रही थी? रे ऑप्टिक्स। कुछ कौन कर रही थी? वेव ऑप्टिक्स। नहीं चल पा रहा था लाइट का नेचर एक्चुअल में कैसा है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको हमने क्लियर करने की कोशिश की। पहले वेव ऑप्टिक्स से हमने इसको पढ़ा। कैसे पढ़ा सर? वेव नेचर से हमने इसको पढ़ने की कोशिश की। हमने कहा एक बार हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमने लाइट को जो वेव माना था, बस इससे पहले क्या माना हुआ है? लाइट को वेव माना हुआ है ना। तो हमने मान लिया सर लाइट वेव है, तो वेव के अकॉर्डिंग हम अपने कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया तो ऐसा होना चाहिए। और अगर एक्चुअल में भी वैसा ही हुआ, यानी जो मैंने जो अपना लिखा है फाइंडिंग्स को थ्योरेटिकली, और एक्सपेरिमेंट में भी वही हुआ, तो इसका मतलब ये फिनोमिना बिल्कुल सही एक्सप्लेन हो रहा है मेरी थ्योरी से, वरना नहीं हो रहा। क्लियर है ना सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यस तो सर अब वही, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें जो पिछले चैप्टर में तुमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने की जरूरत थी, यहाँ पर जो हमें चाहिए सिर्फ वही बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। अब वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है सर? लाइट कैसी है सर? एक वेव है, लाइट कैसी है सर? एक वेव। तो अगर अब किसी चीज पर लाइट गिर रही है तो तुम क्या समझोगे, क्या आ रही है उसकी मतलब? वेव आ रही है। वेव आ रही है। अब वेव है, अब सिंपल सी बात है सर, लाइट है तो उसके पास एनर्जी है, इसका मतलब इस पूरी वेव के पास क्या है सर? एनर्जी है। एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी चाहिए, तो वो एब्जॉर्ब भी किससे कर लेगा? इस वेव से ही करेगा ना सर। ये सरफेस है इलेक्ट्रॉन मेटल का, इसके ऊपर क्या पड़े हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है सर, बाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए सर? एनर्जी चाहिए, ताकि वो अब्जॉर्ब करे और निकल जाए। अब इस पूरी वेव के पास एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो वेव ने बोला, अभी हमारा एक्सपेरिमेंट करके साइड में रखा, वो वेव वाले साइंटिस्ट आके अभी अपनी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो लाइट आई, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। होगा कैसे? जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा ये एनर्जी अगर चाहिए इसको, कितनी बच्चों? 5 यूनिट की एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को? 5 यूनिट की एनर्जी। तो वेव आई, तो इस वेव के अंदर पूरी की पूरी के अंदर एनर्जी है सर। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया सर? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो शुरू में इलेक्ट्रॉन को मिली कितनी एनर्जी? सिर्फ 2 यूनिट। कितनी मिली बच्चों? मान लो 2 यूनिट। फिर 2 यूनिट उसने क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। हाँ दिव्या बोलो। गलती से होती। ठीक है, 2 यूनिट उसने क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर? अभी तो उसको तो कितनी चाहिए थी सर निकलने के लिए? 5 निकल पाएगा क्या? अभी उसके पास 2 पड़ी रही। क्या रही सर? पड़ी रही। अब और एब्जॉर्ब करेगा वेव का हिस्सा, तो थोड़ा सा और मिल गई, सपोज कर लो 1 यूनिट और मिल गई। अब टोटल कितनी हो गई? 3। अभी भी पड़ा रहेगा, निकलेगा नहीं। फिर थोड़ा सा और मिला, मान लो 2 यूनिट और मिल गई, तो अब टोटल कितनी हो जाएगी? 5। अब जैसे ही 5 यूनिट मिलेगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकलने तो ये कैसा हुआ सर? क्या एक ही बारी में सारी एब्जॉर्ब कर लिया? क्या हो सकता है, हो भी सके, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले 2 यूनिट हो रही है, फिर 1 यूनिट। इसको बोलते हैं सर कैसा एब्जॉर्प्शन? ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं सर? ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। धीरे धीरे और लगातार वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है, करता जा रहा है, और जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई
वो क्या हो गया सर, बाहर की तरफ निकल गया। डन है। पहला पॉइंट जो वेव के अकॉर्डिंग पता चला कि ये जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए बच्चों, कॉन्टिन्यूअस और ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रही है बात यस सर। आपको? यस सर। धीरे धीरे उसने एब्जॉर्ब करा, भाई वो निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन अब पहले अपनी डिमांड पूरी करेगा धीरे धीरे। अब एक बात बताओ, जब ऐसा एब्जॉर्प्शन हो गया, चलो एकदम से मिल गई पूरी एनर्जी तो निकल ही जाएगा, लेकिन जब कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन होगा, क्या इलेक्ट्रॉन जैसे ही वेव स्ट्राइक हुई उसी टाइम निकल पाएगा क्या बाहर, या नहीं निकल पाएगा? नो सर। क्यों नहीं निकल पाएगा, सोचो। सर एब्जॉर्ब धीरे धीरे हो रहा है ना। हाँ, एब्जॉर्ब एक बारी में तो उसको पूरी मिली नहीं ना एनर्जी, तो एब्जॉर्ब करके रुका पड़ा होगा, फिर और धीरे से एनर्जी आएगी, फिर और लेगा, फिर और लेगा, फिर जाके निकलेगा। तो इसका मतलब वेव के स्ट्राइक होने पर, लाइट के स्ट्राइक पर एंड इलेक्ट्रॉन के क्या होने पर, इजेक्शन पर टाइम लगेगा सर। इसको बोलते हैं लैग, बोलते हैं ना, जब पीछे टाइम लग जाता है, याद है पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने। यस सर। टाइम लैग होगा सर। ऐसा नहीं होगा कि लाइट टकराई और इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैसा है, ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है सबको? ये तीनों टर्म समझ में आई, टाइम लैग, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन। डन। अभी तो हम वेव वाले बंदे जो इकट्ठे थे ना, जो कहते थे वेव वाली बात कर रहे थे, तो वो आराम से लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होगा सर? तीसरा पॉइंट वो बोलते हैं भाई कि तुमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन को तो क्या चाहिए निकलने के लिए, एनर्जी। एनर्जी। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी निकालनी है तो मेरे को लाइट की एनर्जी भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मेरे को ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ऐसे समझो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा नहीं थी, मतलब 4 यूनिट मेटल सरफेस लिया जिसके अंदर 4 यूनिट की इलेक्ट्रॉन थी, उसको एनर्जी दे मिल गई, आराम से चला गया। लेकिन मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मेरे को एनर्जी पीछे से भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। और लाइट की एनर्जी ज्यादा देने का मतलब, अब वेव है तो यानी वेव की एनर्जी ज्यादा देने का मतलब सर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना। क्या बढ़ाना? उसकी इंटेंसिटी। जितना ज्यादा इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड तुमने पढ़ा हुआ, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी यही चीज है। अगर ये बढ़ा देंगे तो उस वेव की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो तुमने क्या कहा कि अगर बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी यानी लाइट की एनर्जी ज्यादा आनी चाहिए, और लाइट की एनर्जी ज्यादा आने का मतलब है उसकी क्या बढ़ा दें, क्योंकि वेव मान रहे हो, और वेव की एनर्जी कैसे बढ़ती है, इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी बढ़ा दो। अगर तुम्हें पीछे से ज्यादा एनर्जी की लाइट चाहिए तो उस लाइट की क्या बढ़ा दो, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब उसकी ब्राइटनेस क्या कर दो, ज्यादा कर दो। अगर ज्यादा ब्राइट लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कम ब्राइट लाइट है यानी डिम लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ज्यादा ब्राइटनेस की इंटेंसिटी है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। और लाइट है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम। तो अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा, भाई पहले इलेक्ट्रॉन तो अब्जॉर्ब तो अभी भी हो जाएंगे क्योंकि ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन है। पहले कम एनर्जी आएगी, धीरे धीरे अब्जॉर्ब होके तो निकल ही जाएगा। लेकिन एनर्जी आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल पाएगा क्या, आराम से? यस सर। क्योंकि अब एनर्जी क्या हो रही है सर, ज्यादा। तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाएगा आराम से, और ज्यादा एनर्जी वाले भी हो जाएंगे, ज्यादा वाले भी हो जाएंगे, ज्यादा एनर्जी वाले भी आराम से हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अब इंटेंसिटी पर ही डिपेंड कर रहा है, तो तुम फ्रीक्वेंसी को कुछ भी रख दो, फ्रीक्वेंसी को कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, एज लॉन्ग एज अगर इंटेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट पक्का होंगे ही होंगे। तुम फ्रीक्वेंसी को कुछ भी रख दो, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी लाइट की किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर या इंटेंसिटी पर? तो इंटेंसिटी बढ़ा दो, बात खत्म। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो 100% इजेक्ट होगा। ये बात कब किसने बताई, वेव। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल वेव थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिकल। समझ में आ रही है क्या? पुराने जमाने ने ऐसे ऐसे बताया। तो मैं समराइज कर दूं, पहला कि भाई एब्जॉर्प्शन कैसा है,
ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस। ग्रेजुअल और Gradual continuous. कंटिन्यूअस, मतलब धीरे धीरे और लगातार। सेकंड क्या नहीं है, time दोनों के lag. बीच में टाइम लैग है, Lag और टाइम लैग है। जैसे ही आया उसी टाइम नहीं निकल गया, थोड़े टाइम बाद, कुछ सेकंड्स का, ज्यादा भी फर्क नहीं है, कुछ सेकंड्स। लेकिन इनके अकॉर्डिंग तो फर्क होना चाहिए ना, टाइम का लैग होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है सर? Intensity. जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी पर। फ्रीक्वेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी, मैं आई रिपीट, तुम फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख दो, जब तक इंटेंसिटी ज्यादा है कोई इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना ही पड़ेगा, करंट बनेगा ही बने। भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बन के निकल के अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस पास करा दूंगा से, तो क्या बना रहे होंगे? करंट बना रहे होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आए? एक्सपेरिमेंट की तरफ वापस मुड़ते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी या नहीं। हाँ केशव बोलो। सर अगर फ्रीक्वेंसी को कुछ भी रख सकते हैं तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म क्यों आई? अभी रुक जाओ ना, अभी आएगी आएगी, अभी तो पढ़ेंगे ना, अभी आने तो दो सबको, सारी चीजों को आने दो अभी, है ना। आओ, अभी हम पढ़ा कहाँ है? अभी हमने तो सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन, अभी तो हमने थ्योरी लिखी है जो वेव वालों ने बोली है बात, क्लासिकल वेव थ्योरी। आओ, हाँ बोलो। चौथा पॉइंट बता दे एक बार। क्या कह रहे हो? पंच, आवाज नहीं आ रही बच्चे। पॉइंट एक बार बता दो। शायद थर्ड पॉइंट बोले थर्ड, दूसरा अभी बता ही रहा हूँ, देखो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में अब हाईलाइट करने वाला हूँ जो जो हमने पढ़ा है। सबसे पहली क्या थी? कंटिन्यूअस एनर्जी, की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो ट्रांसफर कर, जो लाइट होती है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कैसे सर? कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल। कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल मैनर, पहला पॉइंट तो ये। टाइम डिले दूसरा पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? थोड़ा सा टाइम टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द लाइट, है ना। तभी तो क्या होगा सर? निकलेगा, निकलने में उसको क्या लग रहा होगा सर? टाइम लग रहा होगा। दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या था? इन फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं। अगर इंक्रीज कर दी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर दो, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर है? अब क्लियर है वंश आपको? ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये था कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटेंसिटी जब तक बढ़ी है निकलेगा इलेक्ट्रॉन। चलो आइए अब बात करते हैं एक्चुअल। ये क्या बोल रहे हैं सर? इसमें क्या हुआ? हमने कहा चलो पहला केस तो तुम्हारी यही बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसको कैसे पता लगेगा सर? अगर इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम लगा तो कैसा है अब्जॉर्प्शन? कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एकदम से निकल गया तो कैसा है सर? क्या है ऐसा? कंटिन्यूअस होगा क्या? नो तो क्या किया सर? हमने लाइट फेंकी और देखो उसी टाइम इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। लाइट की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी थी, इंटेंसिटी भी अच्छी खासी थी। हमने क्या किया? लाइट फेंकी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। लाइट फेंकी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे ही लाइट फेंक रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल गया, और थोड़ा सा टाइम लैग आया भी तो वो माइक्रो से भी कम कम कम, बहुत कम सेकंड, तो मान सकते हो कि टाइम लैग नहीं था। जैसे ही लाइट फेंकी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कोई टाइम का लैग नहीं आया। तो कौन रॉन्ग हो गया? कौन सा पॉइंट रॉन्ग हो गया क्लासिकल का? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड पॉइंट टाइम डिले। सेकंड पॉइंट तो पक्का ही गलत हो गया सर। कि क्या हो गया सर? टाइम लैग। तो टाइम लैग तो क्या है सर? जो हमारी अब ऑब्जर्वेशन है सर, टाइम लैग तो क्या है सर? था ही नहीं सर, टाइम लैग नहीं है। तो पहला, सेकंड पॉइंट तो गलत है, पहला पॉइंट भी गलत है कि एब्जॉर्प्शन कैसा नहीं है? कंटिन्यूअस भी नहीं। कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल नहीं है सर। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 100% है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने में क्या लगता? टाइम टाइम लगा नहीं, इसका मतलब टाइम लैग भी नहीं है और कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन भी
नहीं। क्लियर है सर? ओके। यस सर। Yes, sir. तीसरी बात, Yes, दो sir. पॉइंट तो गलत ही हो गए सर, इतना हाईलाइट करा, वो दोनों पॉइंट क्या निकले? गलत निकले। तीसरी बात करता है फ्रीक्वेंसी की। हमने कहा चलो अब इसको भी कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया गया? इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया गया कि लाइट ले ली जिसकी फ्रीक्वेंसी ले ली बहुत बहुत कम, इंटेंसिटी ले ली उसकी बहुत ज्यादा, मतलब उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, चकाचौंध वाली लाइट। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट ले ली, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा ले ली। तो अब 100% है, इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। चलना चाहिए। लगा कुछ केस में निकल भी गया, लेकिन कुछ केस ऐसे आए जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। कुछ केस आए। माय गॉड, इसके उल्टा करके देखते हैं। फिर क्या किया? फ्रीक्वेंसी को अच्छा खासा बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को बहुत कम कर दिया, ब्राइटनेस को, मतलब लाइट बहुत क्या हो गई अब? डिम। अब हमारे अकॉर्डिंग लाइट इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए क्या? No, sir. No, sir. लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये दी किसने थी? क्लासिकल थ्योरी सारी गलत थी, हवा हमारी में गलत लगी नहीं थी ना, यही तो फर्क है। अभी भी नहीं पता लग रहा लोगों को, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट सिर्फ वेव थ्योरी से ही पता चल सकते हैं, तो वो रे ऑप्टिक्स से नहीं क्लियर हो रहे। समझ आ रहा है? इन सबको फिर आगे जाके अभी चेंज करते हैं, पूरी एक ब्रांच आती है फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, वो अभी हमारे लिए नहीं है, क्वांटम ऑप्टिक्स बोलो उसको तो। ठीक है, बट अभी के लिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं हो रहा ना इससे, और बहुत सारी चीजें जो प्रूफ हो भी गई तभी तो मानी गई थी ना, जिससे प्रूफ हो रही थी, है ना? तो आओ, यस तो यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट भी बेचारे का क्या हो गया? गलत। गलत हो गया। अब ये क्लासिकल थ्योरी पूरी तरह से क्या हो गई? फेल हो गई सर। Wrong. मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बच्चों। इसमें चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्वेश्चन जेई में ना पूछा जाए, वो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेता है, तो सब कुछ पता होना चाहिए इस चैप्टर में। जो चैप्टर हमारे लिए स्कोरिंग है, हम उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ तक तो हो गया सर, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। तो वेव थ्योरी तो खत्म, कहानी खत्म, क्लासिकल वेव थ्योरी। अब बात आती है सर, अब फिर ऐसा हुआ क्या क्या? चलो देखते हैं, ये हुआ क्या क्या। ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई तुम्हें, है ना? कि टाइम लैग भी नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बहुत कम थी, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। कई बार ऐसा हुआ फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, इंटेंसिटी थी नहीं, बहुत कम, डिम, तो इलेक्ट्रॉन सब निकल गए। ये तो खत्म। अब ये ऐसा हुआ क्या सर? ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये सारे साइंटिस्ट सोच में पड़ गए कि भाई अभी नया नया तो ताजा तो बात कर रहे थे सर, अभी एक्सपेरिमेंट ही फेल हो गया सर, एक्सपेरिमेंट मैच नहीं हो रहा। फिर इन सबको क्लियर करने के लिए आए हमारे पास कौन? आइंस्टाइन बाबा। आइंस्टाइन। उन्होंने इसकी ऐसी थ्योरी दी कि उनको इसके लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज। Nobel Prize. समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया होगा सर? आइंस्टाइन थ्योरेटिकल फिजिक्स थे, मतलब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक थ्योरी दी और वो थ्योरी एग्जैक्टली सही बैठ गई इस पे। और उन्होंने क्या किया होगा आप देखो। उन्होंने कहा तुमने बोला लाइट कैसी भी है, मेरे को नहीं मतलब, मैं बताता हूँ लाइट क्या है। उन्होंने बोला लाइट किससे मिलकर बनी हुई है? स्मॉल पार्टिकल से, पार्टिकल्स, और उनका नाम क्या है? फोटॉन्स। फोटॉन्स। क्या नाम है? फोटॉन्स। फोटॉन्स, छोटे छोटे फोटॉन्स, और हर एक फोटोन के पास अपनी क्या है? एनर्जी। और वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड कर रही है वो एनर्जी? उसकी फ्रीक्वेंसी, ना कि इंटेंसिटी। अच्छा, ठीक है सर। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब कि अगर ये एनर्जी है लाइट के फोटोन की, वो जो फोटोन, अब ये जो लाइट आ रहा है, अब इसको ऐसा मत समझना वेव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? अब क्या आ रहे हैं सर?
फोटोन आ रहे हैं। फोटोन जा रहे हैं और हर एक फोटोन की अपनी एक एनर्जी है। उस एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी फ्रीक्वेंसी को। इसको म्यू को क्या लिख रहा हूं मैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शनट आगे कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h इंटू म्यू जिसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34। वो अभी नहीं करनी, बट फिलहाल यहाँ पर देख लो E इज इक्वल टू क्या हो गया? h म्यू एक फॉर्मूला बन गया। E क्या है सर? एनर्जी ऑफ फोटोन, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर जो फोटोन्स होगी उनकी क्या होगी? एनर्जी। क्लियर है क्या सबको? हाँ जी। फोटोन्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लास्ट में सबसे चैप्टर के भी पढ़ेंगे, वो पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ तक समझ में आया कि आइंस्टाइन ने क्या बोला? लाइट क्या है? फोटोन से मिलकर बनी हुई है, और हर एक फोटोन की एनर्जी जो है उसकी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। आओ, तो अब आइंस्टाइन ने ये तो बता दिया, लेकिन अब आइंस्टाइन क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी को किस आधार पर फेल किया गया कि उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं हो रही। अब आइंस्टाइन ने क्या किया ऐसा कि उसकी जो फाइंडिंग्स थी ऑब्जर्वेशन से मैच हो गई थी? आइए देखते हैं। आइंस्टाइन ने एक खास बात बोली थी, वो हम अगले पेज पे भी बताऊंगा, लेकिन याद रखना एक वन ऑन वन इंटरेक्शन क्या है कि एक बारी में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। ये उनका मॉडल था। अब मॉडल तो सीधा ऐसे लिए एक्सपेक्ट हो जाएगा कि वो सारी चीजों को फॉलो कर रहा है। अभी देखना, एक बारी में एक फोटोन किससे क्या कर रहा है? इंटरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन। चल आइए, तो आइए देखते हैं क्या हुआ था। अभी वही मेटल सरफेस है, लेकिन अब आइंस्टाइन के नजरिए से देखेंगे इसको। अब लाइट आ रही है, लाइट के अंदर अब क्या है बच्चों? फोटोन। तो एक बारी में एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन टकराएगा। ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो वो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा टकराव होगा सर कि अगर तो इलेक्ट्रॉन, फोटोन के पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए सपोज कर लो 5 यूनिट, और फोटोन एनर्जी लेके आया कितनी? 2 यूनिट। तो प्रोटॉन तो बहुत गरीब है भाई, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? ले आ एक बारी फेंका, अरे यार 2 यूनिट की एनर्जी है, खत्म, नहीं चाहिए। वो क्या कहेगा? नहीं चाहिए, तेरी एनर्जी कहाँ गई? वेस्ट गई। तेरी एनर्जी क्या गई? वेस्ट गई। जब तक मेरे को मेरी एनर्जी का मिलेगा प्रोटॉन तो ही मैं निकलूंगा, वरना नहीं निकलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे को, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को एनर्जी कितनी चाहिए? 5 यूनिट, और तू कह रहा है कि मेरे एक फोटोन के पास 2 यूनिट की एनर्जी है, तो मैं 3 फोटोन डाल दूं तो 6 यूनिट की एनर्जी हो जाएगी और मैं निकल जाऊंगा ना। एक सिंगल फोटोन वन ऑन वन इंटरेक्शन है, अगर उस सिंगल के पास एक के साथ एक ही भिड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर तेरे पास 5 यूनिट की एनर्जी है तो मेरे पास आ तो मैं निकलूंगा, वरना नहीं। 4-5 बंदों को लेके आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या सबको? अगर उस फोटोन के पास एनर्जी है तो निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अब मान लो मैं 1000 फोटोन भी ले आता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, कितने फोटोन, ये बात मैं आगे डिटेल में भी करूंगा, लेकिन अभी समझ लो क्योंकि निकल गई बात मुंह से मेरे, तो अब खत्म करते हैं इसको। 1000 फोटोन भी ले आऊं, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 2 यूनिट। तो भी मिलकर वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते। वन ऑन वन इंटरेक्शन, एक के साथ एक ही भिड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो यहां से समझ में आया कि ये कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन होता तो ये सारे फोटोन मिलकर लगातार एनर्जी दे देते और वो फोटोन को क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते? निकाल देते। तो ये कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन नहीं है। तो आइंस्टाइन ने एक बात तो प्रूफ कर दी ना। यस सर। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑप्शन ये वन ऑन इंटरेक्शन। दूसरी बात, फिर अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसे हुआ ये भी समझ लो कि भाई अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन आया, चलो कम यूनिट वाला तो एनर्जी नहीं आया, मैंने बोल दिया एनर्जी फ्रीक्वेंसी इतनी खासी थी, एनर्जी आ गई कितनी? 5 यूनिट आ गई सपोज। तो उन्होंने क्या बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन, एक मेटल सरफेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड है, उनको इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था, कुछ मिनिमम क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं की मैंने, क्या कहा है? मिनिमम क्या चाहिए सबसे पहले? एनर्जी। याद है ना वो एनर्जी कैसे भी प्रोवाइड हो सकती थी, लाइट से, फील्ड से या हीट से। तो मिनिमम एनर्जी वो कह रहे हैं चाहिए होगी, रिक्वायर्ड
for an electron to eject from the surface. और इसी एनर्जी का उन्होंने एक नाम दे दिया, इसको क्या बोला इन्होंने? थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन। क्या बोला? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? ये एक मेटल का प्रॉपर्टी है कि अगर इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, इसको निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको क्या बोल दिया उन्होंने? वर्क फंक्शन। मतलब अब यहाँ पर कितनी एनर्जी चाहिए उनको? 5 यूनिट। तो इसका वर्क फंक्शन कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स के लिए? 5 यूनिट। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं 5 यूनिट का वर्क फंक्शन है, फोटोन के पास भी कितनी एनर्जी है? 5 यूनिट। तो फोटोन सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, जितनी इलेक्ट्रॉन होगा ही क्या? हाँ निकल जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 यूनिट की एनर्जी चाहिए। फोटोन के पास भी कितनी है बच्चों? 5 यूनिट। 5 जब आया निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उन्होंने कहा चलो कम कम दी तो निकलेगा नहीं, दी तो निकलेगा नहीं। ठीक है, इक्वल दी तो निकल गया। ज्यादा दूंगा तो क्या होगा सर? 5 से क्या हो गई? 5 के कंपैरिजन में मान लो 7 भेज दी ऊपर से। कितनी भेज दी सर? 7। चाहिए कितनी थी सर? 5। तो अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा सर। निकल जाएगा। 100% निकलेगा तो सर पक्का। लेकिन फिर इस वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या हुआ? 5 यूनिट आया तब भी निकल गया, 7 यूनिट आया तब भी निकल गया। तो फिर ज्यादा फोटोन की एनर्जी का फायदा क्या हुआ? सर स्पीड ज्यादा होगी निकलने की। पहले सिर्फ निकला था, अब निकलने के साथ साथ चलेगा भी सही। उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक। तो इस केस में अगर 5 यूनिट इसका वर्क फंक्शन था तो पहले तो वर्क फंक्शन की कमी पूरी करेगा, और जो बच गई यानी कितनी? 2 यूनिट, वो काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने 10 यूनिट के फोटोन डाल दिया, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितने यूनिट? 5 यूनिट। 5 यूनिट। 12 यूनिट की एनर्जी डाल दी, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 7 यूनिट। 7 यूनिट। नीट वाला क्वेश्चन तो तुमने सोल्व कर दिया। उसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, बिना फॉर्मूले के। क्लियर है? बहुत पहले पूछा करते थे ऐसे क्वेश्चन, हालांकि 1-2 साल पहले ही आए थे ऐसे क्वेश्चन, बट वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हल्का सा ही क्वेश्चन था सर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहले यस सर। क्या कह रहे हो? वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी होता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको क्या बोल दिया? वर्क फंक्शन। तो पहले तो अगर मैंने बोला मेटल का फंक्शन है सर ये वर्क फंक्शन, अगर मेटल चेंज तो उसका वर्क फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? और चेंज कर दूंगा तो कहीं पर, इसीलिए तो कहते हैं किसी मेटल में फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, किसी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। क्यों? जिसमें मुश्किल होता है उसके लिए मिनिमम एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसका वर्क फंक्शन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यस ठीक सर। है। अब आ गया सर। तो सबसे पहले अगर एनर्जी आ रही है तो वो पहले किस में यूज हो रही है? वर्क फंक्शन में, और उसके बाद जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी। अगर एनर्जी चाहिए थी, वर्क फंक्शन है 5, ऊपर से एनर्जी भेज रहा हूं 5, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। ऑब्वियस सी बात है। ऐसा क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछा गया है और जेई में पूछा गया है। पूरा सब कुछ पूछ लेते हैं लास्ट में, लेकिन उसके अंदर दे देते हैं एनर्जी और जो क्या नाम है, बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन एनर्जी और जो वर्क फंक्शन है उसका अमाउंट क्या दे देते हैं? बिल्कुल सेम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है क्या है? 0। लेकिन ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालने के तरीके के लिए, उसके आगे यूज भी किया हुआ उस चीज को, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में इसका यूज किया गया। चले आगे, चलो। फिर अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फिर चल ही नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा, करंट नहीं बन पाएगा उस हिसाब से, सिर्फ इजेक्शन होगी उसमें। इजेक्ट होके वो जाएगा कहाँ पे? कहीं नहीं मेटल जाएगा, से बाहर। कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ फ्री होगा। ऐसा समझो, सिर्फ क्या होगा सर? फ्री हो जाएगा उसको। अब इसी के लिए एक और चीज आएगी, देखना ध्यान से। ये जो चीज है ना यहाँ पर एनोड के ऊपर ये पॉजिटिव साइन लगाया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला, इसको अट्रैक्ट भी करवाना है, जस्ट निकला है, अट्रैक्ट करवाना है, तो मैं पॉजिटिव को क्या कर दूं सर? बढ़ा दूं, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा। इस पोटेंशियल को बढ़ा दूंगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव को बढ़ाने को बोलते हैं एक्सेलरेटेड
पोटेंशियल। समझ में आ रही है क्या? तो अब Yes, जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ था वो आराम से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ना, पॉजिटिव बढ़ा दी। ऐसे ही पॉजिटिव को कम करना या नेगेटिव को बढ़ा देना, इसको क्या, अब अगर इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा आ भी रहा था, उसके आगे नेगेटिव चार्ज कर दो या पॉजिटिव की वैल्यू कम कर दो, तो वो जो स्पीड ज्यादा थी उसकी अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो अब कम हो गई, कम होने को बोलते हैं रिटार्ड हो जाना, तो इसको बोलते हैं रिटार्टेड पोटेंशियल। क्लियर है? पॉजिटिव कम करना या नेगेटिव को बढ़ाना, इसको बोलेंगे रिटार्डेड पोटेंशियल। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ तक आ गया सर बात। तो अभी जो आइंस्टाइन ने बात की उसके अकॉर्डिंग हमें दो चीजें तो समझ में आ गई सर, इलेक्ट्रॉन निकला कैसे और इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा और कैसे निकलेगा। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि सर कुछ ऐसा भी हुआ था ना कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं निकला। नहीं निकला। अब आइंस्टाइन ने उसको कैसे बताया? वो कहते चलो ए लपड़ गंजे बच्चे, इधर देख, सबसे पहले तुम्हें क्या बताया था मैंने कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? Frequency पे। फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर तुम वो फोटोन डाल रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो? बड़ा ज्यादा। बहुत कम, बहुत कम। तो इंटेंसिटी कुछ भी कर दे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी बहुत कम, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो गई? बहुत कम हो गया। क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। और एनर्जी नहीं होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नो सर। तो आइंस्टाइन का कहना बिल्कुल उल्टा, तुम इंटेंसिटी कुछ भी कर दो, तुम कितनी भी ब्राइट लाइट डाल दो, जब तक तुमने फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। बिल्कुल वेव थ्योरी के उल्टी बात हुई क्या ये? बिल्कुल अपोजिट है ना। यस सर। यहीं से एक नया कंसेप्ट आया, उन्होंने बोला मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को, उसको तुमने क्या बोला? वर्क फंक्शन, और इसको लिखते हैं फाई से। तो ये मिनिमम एनर्जी, और एनर्जी डिपेंड किस पे करती है सर? फ्रीक्वेंसी पे। उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी वो भी क्या चाहिए होगी? मिनिमम। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। मिनिमम हो गया h इंटू म्यू टी। म्यू टी कैसी फ्रीक्वेंसी है सर? थ्रेशोल्ड। क्लियर है क्या? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। म्यू टी क्या है सर? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने इंटेंसिटी 1000 गुना कर दी लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है? कम है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा देना, आइंस्टाइन का नोबेल प्राइज वापस ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? बढ़ गया बेचारा। कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आइंस्टाइन जी बोलेंगे हम, है ना, थोड़ा सा अच्छा काम किया उन्होंने। आइए, तो फाई मिनिमम इज इक्वल टू एच म्यू टी। म्यू टी क्लियर है सबको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके कोरेस्पोंडिंग जो एनर्जी है वही एनर्जी कौन सी है? वर्क फंक्शन। चलो, फाई मिनिमम लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फाई का मतलब ही क्या है? वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन का मतलब ही क्या है? मिनिमम एनर्जी। तो अब इन सबको आइंस्टाइन ने, इन सारी चीज अब सारी क्लियर हो गई ना, ऑब्जर्वेशन और आइंस्टाइन की बात सारी मैच हो गई। अब इन सबको आइंस्टाइन ने एक ही इक्वेशन में जोड़ दिया, जिसको बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो तुम अब बता सकते हो। देखो, जो एनर्जी आई थी ई ऊपर से, वो कहाँ कहाँ यूज हुई? सबसे पहले कहाँ यूज हुई वो जो एनर्जी आई थी? इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन के लिए। वर्क फंक्शन में, तो वो किसके इक्वल होगी? फाई। और अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो साथ साथ क्या मिलेगी हमें? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब जो बच गई उस सारी से निकल जाएगा ना, तो मैक्सिमम उतनी। फॉर एग्जांपल चार एनर्जी आई थी, 3 वर्क फंक्शन में यूज हो गई, तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी से निकल पाएगा वो? 1। ऑब्वियस ही बात है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हुआ? 1। तो मैक्सिमम एनर्जी होगी उतनी उस टाइम 1। तो ये जो इक्वेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका नाम क्या है सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? इस पूरे चैप्टर में 50% क्वेश्चन इसी पे आएंगे, 50 से भी 70%।
क्लियर है? बोल दो। Yes, sir. Yes. थोड़ा सा आगे चेंज करेंगे। देखो अभी बोलते हैं एनर्जी किस पे डिपेंड होती है सर? फ्रीक्वेंसी पे। तो ई की जगह तो क्या लिख सकता हूँ? एच इंटू फ्रीक्वेंसी। Mu. फाई का फॉर्मूला अभी पता था, एच इंटू म्यू थ्रेशोल्ड, है ना? और काइनेटिक एनर्जी का सबको पता होता है, हाफ एम, क्योंकि मैक्सिमम है तो वी भी क्या होगी? कुछ दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? No, No, sir. No, sir. तो ये इक्वेशंस हैं हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो कैसे क्या हुआ सब कुछ तुम्हारे को क्लियर है, कब क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, क्यों इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ा। अब मैं इसको समराइज कर दूं तो ये एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट निकली आई है कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है सर? Frequency. नॉट ऑन, Frequency of light. नॉट ऑन। Intensity. Intensity. और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। मैं किसी से भी मैं बर्दाश्त ही नहीं करूंगा अगर किसी ने बोल दिया कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। क्लियर है? एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। Frequency. आगे जितने भी चैप्टर होंगे उसमें यही चीज यूज होगी कि एनर्जी हमेशा जहां पर एनर्जी आएगी उसकी जगह क्या चीज यूज कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फंक्शन। एनर्जी को किसकी तरह यूज कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी का फंक्शन। चलो तो यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात। यही आज इतना ही करेंगे, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा सा और कर दूं। अभी तक तो हमने ये सब पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक के इक्वेशंस वगैरह सब पढ़ ली, है ना? अभी इसको हम, एक चीज ऐसी है जो मैंने लिख दिया लेकिन उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? सर ये W पोटेंशियल, है ना? रिटार्डेड पोटेंशियल और एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि ये जो एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है, इसका और इस एक्सेलरेटेड पोटेंशियल और रिटार्डेड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। ये ऐसे समझो, वो जो एनर्जी आई है काइनेटिक एनर्जी, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा दूं या पोटेंशियल घटा दूं। क्लियर है? तुम्हें बता भी सकते हो, अगर पॉजिटिव बढ़ा दूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होंगे। अगर नेगेटिव बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। लेकिन इसके ग्राफ्स आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स में। देखो इस पूरे चैप्टर में, सॉरी, ये देखो आगे, ये देखोगे इतने सुंदर सुंदर ग्राफ बनेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल आसान ग्राफ है, दिखने में मुश्किल लग रहे हैं, इन सबको हम समझ के बनाएंगे तो तुम्हें ऐसे रट जाएगा ना, कभी भूलोगे ही नहीं है। लेकिन क्लास अटेंड करनी पड़ेगी तुम्हें, और फिर उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। हम लास्ट के 2 लेक्चर जो लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल, क्योंकि ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट था। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं था। न्यूमेरिकल हम इन ग्राफ्स के बाद डिस्कस करेंगे। वो होंगे किसके ऊपर सर? सारे के सारे न्यूमेरिकल सिर्फ 2 इक्वेशन पे। पहली इक्वेशन तुम पढ़ चुके हो, कौन सी? फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? जब ये ग्राफ पढ़ लोगे ना, ये पोटेंशियल वाला, जो पोटेंशियल का एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दूसरी इक्वेशन इससे आएगी। कल पता लग जाएगी वो भी। तो फिर इन दोनों के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। कल का लेक्चर हमारा पूरा ग्राफ बेस रहेगा, तो कल कोई भी क्लास को मिस मत करना। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, और एक्स्ट्रा क्लास में मिलते हैं बच्चे। Yes, sir. ओके बच्चे, तो एंड कर दे मीटिंग। Yes, sir. Yes, sir. Good night, sir. गुड Thank you. नाइट बच्चे, गुड नाइट। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।